हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फैजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने जा रहा है। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश 2025 के लिए एक पूरा का पूरा फुल मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इसमें आपके टोटल 125 क्वेश्चन होने जा रहे हैं और एज एन एग्जामिनेशन हम इसको सिर्फ 2 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम केवल 2 घंटे में इस सेशन को पूरे को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके जितने क्वेश्चन हैं आज के स्मॉक टेस्ट में वो पूरे हो पाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है द टाइटल ऑफ द बुक प्रील्यूड, या यहां पर लिख लीजिएगा द प्रील्यूड वाज गिवन बाय। ऑप्शन है आपके पास में एस.टी. कॉलरिज, डोरथी, मैरी और वर्ड्सवर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, जल्दी जल्दी से चलेंगे जिससे सभी क्वेश्चन आपके हो पाए। अभी तक किसी का आंसर नहीं है। द टाइटल ऑफ द बुक द प्रील्यूड वाज गिवन बाय। जो प्रील्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बुक, उसका जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया है? प्रील्यूड वाज गिवन बाय एस.टी. कॉलरिज, डोरथी, मैरी और वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। चलिए ओके गुड। अभिजीत, पॉल, मैरी, विजय शंकर, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं सुपर फास्ट वे में इसको लेके चलूंगा। द प्रील्यूड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नॉट गिवन एनी टाइटल बिफोर इट्स पब्लिकेशन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1850 बाय द विडो बाय मैरी हचनसन और मैरी वर्ड्सवर्थ एंड द टाइटल वाज गिवन बाय हरसेल्फ। ओके, तो मैरी हचनसन या मैरी वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही इसको टाइटल दिया गया था द प्रील्यूड एंड इट वाज पब्लिश्ड विद 14 बुक इन 1850। ओके, 1850 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच। लेडी मैकबेथ जो कि एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। मैकबेथ नाम की जो ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें लेडी मैकबेथ को द फोर्थ विच किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है एस.टी. कॉलरिज, थॉमस डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड और विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। बिल्कुल ठीक है, मैरी हचनसन, रेसू, अभिजीत, आर्नोल्ड। देखिए द फोर्थ विच जो कहा गया है लेडी मैकबेथ को, वो कहा गया है थॉमस डिकेंस के द्वारा। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी जो मैनिपुलेटिव और विच लाइक जो एक्टिविटीज है, ठीक है, जिससे वो मैकबेथ को, किंग डंकन को मारने की और मैनिपुलेटिव एक्ट करती है, उस वजह से थॉमस डिकेंस ने उसको कैरेक्टर एनालाइज करके द फोर्थ विच की कैटेगरी उसे दे दी है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे। आइरिस इज वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ। ये कैरेक्टर दिया गया है आइरिस। इट इज वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट या नन ऑफ द अबव। चलिए सभी लोग बताएंगे कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइरिस जो कैरेक्टर है वो किस में देखने के लिए मिलता है आपको? चलिए वर्तिका, अभिजीत, अनुज, रेशमा, रूपचंद, टेम्पेस्ट में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आइरिस नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको किस में देखने के लिए मिलता है? टेम्पेस्ट में देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ये क्या है? जो प्रोस्पेरो की जो स्पिरिट थी उनमें से एक स्पिरिट है और इसको गॉडेज ऑफ रेनबो भी कहा जाता है। गॉडेज ऑफ रेनबो इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और एक कैरेक्टर, एक टाइटल और इसको दिया गया है, द वाटरी विच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ये किसका कैरेक्टर है? द टेम्पेस्ट का। आइरिस तो क्या है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्हाट वाज द इनिशियल टाइटल ऑफ द सिल्वर बॉक्स। व्हाट वाज द इनिशियल टाइटल ऑफ द सिल्वर बॉक्स? ऑप्शन है सिगरेट बॉक्स, सिल्वर स्पून, द सोशल विक्टिम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। जी हाँ, सुपर विच बाई गोथ, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन 3 भी आ रहा है, ठाकुर, मानस, वर्तिका, रूपचंद। और सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे मोस्टली कैंडिडेट के पास में ये सेशन आपका पहुंच पाए, ठीक है। चलिए जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है द सिगरेट बॉक्स, द टाइटल ऑफ द प्ले द सिल्वर बॉक्स वाज इनिशियली एज द सिगरेट बॉक्स, ठीक है, याद रखेंगे। इट इज 1906 प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी एंड द इनिशियल टाइटल ऑफ द प्ले वाज द सिगरेट बॉक्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, द डेब्यूट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी
आप ऑप्शन रहेगा आपका यही सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स वाज द फर्स्ट प्ले रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट वन है वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर रूट इकोनोक्लास्ट एंड फॉर दिस बुक ही वाज इम्प्रिजन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक बुक का नेम दिया गया इकोनोक्लास्ट। ये बुक किसी राइटर ने लिखी थी और इस बुक को लिखने के उपरांत उस राइटर को जेल भी हो गई थी। वो राइटर कौन सा है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बिल्टन, बिल्कुल ठीक है। इकोनोक्लास्ट क्या है, बिल्टन के द्वारा लिखी हुई बुक है। इस बुक को लिखने के बाद में बिल्टन को जेल भी हो गई थी, आप सभी लोगों को याद रखना है। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1649, 1649 में इकोनोक्लास्ट को पब्लिश किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट दैट अ पोएट ऑनर्स द नेटिव नेक्ड डिग्निटी ऑफ मैन। ये छोटा सा कोटेशन दिया गया, एक रिमार्क है, पूछा गया है द नेटिव नेक्ड डिग्निटी ऑफ मैन, ये किसने लिखा है। चलिए ये किसके पेन से ली गई लाइन है, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। डब्ल्यू बता रहे हैं मोस्टली कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 6 नीत, अभिजीत, वर्तिका, विजय शक्कर, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाइनें किसमें लिखी है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड एडिशन 1800, ठीक है ना। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ओके 1800। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट रहेगा सी, जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले ऑल इज ट्रू द ग्लोब थिएटर वेंट इनटू फायर, व्हाट इज द रिफॉर्म्ड नेम ऑफ द अबव मेंशन्ड प्ले। आपको बताना है ऑल इज ट्रू नाम का एक प्ले था, ठीक है ना, जिसको परफॉर्म करते समय ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। तो उस प्ले का जो रिफॉर्म नेम है, ओरिजिनल नेम है, वो कौन सा है। मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी एट, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। हेनरी एट, बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है हेनरी एट। जून 29, 1613 को ग्लोब थिएटर में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। हेनरी एट उस समय पर परफॉर्म किया जा रहा था, ठीक है ना। इसका जो टाइटल है क्या है, ऑल इज ट्रू, और रिफॉर्म टाइटल क्या है, हेनरी एट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे फाइंड द ऑड वन। आप लोगों को दिए हुए ऑप्शन में से एक ऑड ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में है द लेवेंट, द रेनबो, री एंड इंडिपेंडेंस और सोनेट ऑन सोनेट। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सुदास सिंह, हेनरी एट, ऑप्शन बी जिन लोगों का था बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा फास्ट चलिए, बहुत फास्ट चलना है। ऑप्शन है द लेमेंट, द रेनबो, री एंड इंडिपेंडेंस, सोनेट ऑन सोनेट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सोनेट ऑन सोनेट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। री एंड इंडिपेंडेंस, जिसको रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी बोला जा सकता है, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ के पेन से है। द रेनबो, इट इज आल्सो रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड द लेमेंट, लेमेंट इज आल्सो अ पोएम बट इट इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इट इज बाय पीवी शैली, ठीक है ना। पीवी शैली के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है। तो यही क्या है, इसमें ऑड है इस सीरीज में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ्स अर्ली पोइट्री वाज। विलियम वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री थी वो किस तरीके की थी, फिलोसॉफिकल थी, रेडिकल थी, रूरल थी, मैनिपुलेटिव थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री के बारे में पूछा गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री कैसी थी। चलिए ऑप्शन सी आ रहा है, रूरल नहीं थी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, रेडिकल। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो अर्ली पोइट्री थी वो कैसी थी, रेडिकल थी। रेडिकल का मतलब क्या है, द पर्सन हु वांट्स अ ग्रेट सोशल चेंज, ठीक है ना, जो समाज में एक बहुत बेहतरीन तरीके का परिवर्तन लाना चाहता हो, इस तरीके की पोइट्री वो कंपोज किया करते थे शुरुआत में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच प्ले बाई गाल्सवर्दी मूव विंस्टन चर्चिल टू अबॉलिश सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन। जॉन गाल्सवर्दी का वो कौन सा प्ले था
जिस प्ले से प्रभावित होकर विंस्टन चर्चिल, ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल जो कि होम सेक्रेटरी थे लंदन के, उनको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांतवास की जो सजा दी जाती थी प्रिजनर्स को, वो हटानी पड़ी थी। वो प्ले कौन सा है? लॉयलिटी, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स और स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, द सिल्वर बॉक्स, ठीक है ना। द सिल्वर, सॉरी सिल्वर बॉक्स क्यों है? कन्फाइनमेंट की जो सजा थी यानी कि एकांतवास की जो सजा थी वो किस में थी? वो तो जस्टिस में थी ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जस्टिस 1910। विलियम फाल्डर नाम का जो करेक्टर था, ठीक है ना, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया था और उसी से क्या था, सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। जो होम सेक्रेटरी थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो यातनाएं मिलती थी जो प्रिजनर थे उनको, उसे देखते हुए इस चीज के खिलाफ एक्शन लिया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ये एक बुक का नाम है, ठीक है ना। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स वाज रिटन बाय रिटन इन 1642, 1643, 1666 और 1650। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है 1643 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 1643। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स लिखा किसके द्वारा गया है? अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आंसर दे दीजिएगा जॉन मिल्टन, ठीक है ना। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ एक प्रोज ट्रैक्ट है ऑन द डिवोर्स एंड मैरिज। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स वाज रिटन बाय मिल्टन इन 1643। इनका राइट आंसर आ रहा है 1643। इसका एक एक्सपेंडेड एडिशन और आया था 1644 में, ठीक है ना, दूसरा वर्जन आया था इसका एक 1644 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु क्लेम्स बुक्स आर नो एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ potency of life in them to be as active as that soul was whose progressive they are। जल्दी जल्दी से बताना है ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. एलियट, जॉन गाल्सवर्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताना है, ये लाइनें किसके द्वारा ली गई हैं आप लोगों को बताना है, कहां से ली गई हैं ये भी बताना है। आर श्रीनिवास, ऑप्शन ए आ रहा है जॉन मिल्टन, बिल्कुल ठीक है। ये लाइनें जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई हैं, किसमें लिखी गई हैं? एरोपैगेटिका नाम का उनका जो प्रोज ट्रैक्ट है उसमें लिखी गई थी, ठीक है। अगर ये पूछा जाए एरोपैगेटिका कब पब्लिश किया गया था, आंसर रहेगा आपका 23 नवंबर 1644। ऑप्शन रहेगा ए जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिसिडास। लिसिडास वाज पब्लिश्ड अंडर द सिग्नेचर। क्वेश्चन ये पूछा था लिसिडास है क्या है, ठीक है, तो एक एलर्जी है, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। किस पर आधारित है, किसके शोक पर है? तो उनका जो फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उसकी मौत पर शोक मनाने के लिए है। ये किस सिग्नेचर के तहत पब्लिश की गई थी? जॉन मिल्टन, एडवर्ड किंग, जेएम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, सुधा सिंह, अभिजीत, रेशु शर्मा, नीतू, सभी का आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे लिसिडस वाज एन एलर्जी एंड रिटन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। जॉन मिल्टन का जो कैम्ब्रिज फ्रेंड था उसकी डेथ पर लिखी गई थी, ठीक है, एस्ट्रो एलर्जी है। एंड इट वाज रिटन इन 1637 में लिखी गई थी और 1638 में फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी। एंड इट वाज पब्लिश्ड अंडर द सिग्नेचर एज जेएफ। ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सैमुअल पेप्सी, एक क्रिटिक का नेम है, सैमुअल पेप्सी सॉ द प्ले इन 1663 एंड डिस्क्राइब इन हिज डायरी एज a silly play and not relating at all the name of the day। तो ये सैमुअल पेप्सी ने ये जो कमेंट किया है ये किस प्ले के लिए किया है? ट्वेल्थ नाइट के लिए, द टेम्पेस्ट के लिए, विंटर्स टेल के लिए या फिर मैकबेथ के लिए? क्वेश्चन नंबर 14 बता देना है सभी लोगों को। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलिए एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है लिसिडास वाज पब्लिश्ड अंडर द सिग्नेचर, यानी
ये जो पोएम थी, इस पोएम को पब्लिश किया गया था, तो उस पोएम के पब्लिकेशन में जो सिग्नेचर था वो किसका सिग्नेचर था, किस तरीके से सिग्नेचर किया गया था? जॉन मिल्टन लिखा गया था, एडवर्ड किंग लिखा गया था, या नन ऑफ दीज, या फिर जेएम लिखा गया था? तो वो जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर था जेएम करके। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सैमुअल पेप्सी saw the play in 1663 and described in his diary as a silly play and not related at all the name of the days। तो ये बात करी गई है किस प्ले के बारे में? क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, और जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ट्वेल्थ नाइट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द नोवेल या द पिलर्स ऑफ नोवेल? ठीक है ना, ये बोला जा सकता है। तो 4 राइटर हैं, उन राइटर्स में से ऐसा कौन सा राइटर है जो 4 व्हील्स ऑफ द नोवेल्स नहीं कहा जाता है? सैमुअल रिचर्डसन, स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग और चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए, जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस इज नॉट वन ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। ठीक है ना, इनका ऑप्शन नंबर आ रहा है डी, बिल्कुल ठीक है। लॉरेंस स्टर्न एक और कैंडिडेट है, चार्ल्स डिकेंस की जगह पर लॉरेंस स्टर्न का नाम लिख लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वन ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द नोवेल, इंग्लिश नोवेल, तो सैमुअल रिचर्डसन का नाम आता है, स्मॉलेट का नाम आता है, हेनरी फील्डिंग का नाम आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चार्ल्स डिकेंस इज नॉट वन ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, Who became the poet laureate after the death of William Wordsworth? विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में इंग्लैंड का पोइट लॉरेट किसे बनाया गया था? चलिए, जल्दी जल्दी से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। जी हाँ, यशु शर्मा, ऑप्शन डी आ रहा है। मेनिका टेनिसन, वर्तिका, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। In 1850, after the death of William Wordsworth, Lord Alfred Tennyson was made poet laureate of England। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह दी गई है, यहाँ पर हमें फिल करना है। इज शेक्सपियर से सुप्रीमली पॉलिटिक किंग, मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव, सीक्रेटिव, सस्पिशियस एंड जनरली वेल सर्व्ड बाय मेलेबल पोएट्रीज? आपको आंसर देना है क्लॉडियस, डंकन, हैमलेट और किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है, कौन सा करेक्ट रहेगा? चलिए नीतू, ऑप्शन डी आ रहा है क्लॉडियस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जिनका राइट आंसर आ रहा है क्लॉडियस, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। Who says that why a dog and a cat have life and thou no breathe at all? ये कमेंट यानी ये कोटेशन जो है ये किसका है? क्लॉडियस का है, हैमलेट का है, किंग लियर का है, या मैकबेथ का है? क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बताना है सभी लोगों को, ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए, जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है किंग लियर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। किंग लियर ये कोटेशन यानी स्पीच बोलता है जब कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है उसके बाद में। अगर ये पूछा जाए किसमें बोला जाता है, तो एक्ट 5 और सीन 3 में ये लाइनें बोली गई हैं। ठीक है, एक्ट 5 और सीन 3 किस प्ले में है? किंग लियर में। किंग लियर के द्वारा ही ये लाइनें बोली गई है। अगला क्वेश्चन है, नेहुम टेट, नेहुम टेट्स हैप्पी एंडिंग ऑफ द किंग लियर्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर, उसका एक एडॉप्टेशन है नेहुम टेट के द्वारा, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है, कोई भी कैरेक्टर मरता नहीं है, किसी भी कैरेक्टर की डेथ नहीं होती। ठीक है, तो पूछा ये गया है कि उसको कब पब्लिश किया गया था? ठीक है, 1605, 1665, 1681 और 1686। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। ठीक है, जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर। द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर इज एन एडॉप्टेशन बाय नेहुम टेट्स on the basis of William Shakespeare's play King Lear and it was first appeared in 1681. 1681, ऑप्शन नंबर
सी विल बी करेक्ट आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर सी है टिक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू दिसंबर when they are wet, maids are made when they are maids, but the sky changes when they are wives. So this dialogue is from the play Twelfth Night, As You Like It, Hamlet और King Lear। जो डायलॉग है ऊपर ये किस प्ले से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। ये डायलॉग किस प्ले से, यानी ये जो स्पीच है ये किस प्ले से ली गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो लाइनें हैं ये किस कैरेक्टर के द्वारा बोली गई हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बता देना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1681, जिनका 1681 है बिल्कुल ठीक है। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज यू लाइक इट। ठीक है ना, एज यू लाइक इट में ये लाइनें बोली जाती हैं रोजालिंड के द्वारा। रोजालिंड और ऑरलैंडो के बीच में ये कन्वर्सेशन है। अगर ये पूछा जाए कि किस जगह पर है तो एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में ये लाइनें बोली गई हैं। ठीक है, एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में ये लाइन बोली गई है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू हुम। बहुत इजी क्वेश्चन है। वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू हुम? क्वीन एलिजाबेथ, डेनियल साउथम्पटन, क्रिस्टोफर मार्लो। 21 बताइएगा। बहुत सुपर फास्ट वे में चलना है, मैं 2 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलिएगा। चलिए, वर्तिका, सुधा, रूपचंद, 21 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। Question number C will be correct answer. Henry Wriothesley, the third Earl of Southampton. Venus and Adonis is a long narrative poem written by William Shakespeare and it is dedicated to Henry Wriothesley, the first Earl of Southampton. Option number C will be correct answer. अगला क्वेश्चन है, Who is the narrator of A Lover's Complaint? A Lover's Complaint का जो narrator है वो कौन है? An unnamed female, Henry Howard, द पीपल और शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 बताना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। चलिए, आंसर बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के। आर एन श्रीवास्तव। चलिए, तो जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है, अ लवर्स कंप्लेंट का जो नरेटर है वो कौन है? एक अनआइडेंटिफाइड महिला है, एक अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन है जो कंप्लेंट करती है अपने लवर के द्वारा बीट्रे करने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर एंड दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, यू नो वेरी वेल, इट इज आल्सो अ नरेटिव पोएम। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेप्ड लुक्रेस इन रेप ऑफ लुक्रेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 बताना है, हु रेप्ड लुक्रेस इन रेप ऑफ द लुक्रेस। तो टार्कियन, रिचार्ड, हैमलेट और ऑथेलो। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है। 23 का ऑप्शन बी आ रहा है, नीतू सिंह, ऑप्शन ए। 23 जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, टार्किन। ये कौन है? द सन ऑफ द किंग ऑफ रोम। ये क्या करता है? लुक्रेस को सीड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यू ऑल हैव सीन हाउ अ मैन वाज मेड अ स्लेव and you shall see how a slave was made a man is। ये लाइनें किस तरीके का एग्जाम्पल है? एपोस्ट्रॉफी है, जुग्मा है, कियासमस है या पन है? इन लाइनों में किस तरीके का लिटरेरी टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। चलिए, 23। चलिए, जिन लोगों का राइट आंसर है कियासमस। कियासमस क्यों है? ये जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, वर्ड जो है वो रिपीटेड है और रिवर्सल ऑर्डर में है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिलॉग। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। पूछा गया है, एन एपिलॉग इज अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड, related to a text which introduce something new, extended to which sums up or extend the idea। तो ऑप्शन सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, एपिलॉग क्या होता है? प्ले के लास्ट में एड अप किया जाता है जिससे कि एक तरीके से समराइज हो जाए पूरा का पूरा ड्रामा, जिस ड्रामा में क्या हुआ है सारी आइडियाज को वहां पर एक्सप्रेस कर दिया जाता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
माई ग्रेव इज लाइक टू बी माई वेडिंग बेड, हु इज टॉकिंग अबाउट हिज हर ग्रेव। ये जो लाइनें हैं, माई ग्रेव इज लाइक टू बी माई वेडिंग बेड, ये लाइनें कौन बोल रहा है अपनी ग्रेव के बारे में? मैकबेथ, क्लियोपेट्रा, प्रिंस हैमलेट और जूलियट। 26 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं, तो 26 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है जूलियट, ठीक है ना। इन रोमियो एंड जूलियट में जूलियट इन लाइनों को बोलती है, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन रोमियो एंड जूलियट? रोमियो एंड जूलियट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्पीचेज में अलग अलग तरीके से सिंबल्स का यूज किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर वर्ड है जो एज अ सिंबल यूज नहीं किया गया है? तो आंसर रहेगा आपका सिर्फ क्लॉडियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। मून, पॉइजन और क्वीन मेव इन अ स्पीच बाय कैरेक्टर इट इज आल्सो सिंबलाइज। सो हमारा आंसर रहेगा केवल क्लॉडियस, इट इज नॉट वन ऑफ द सिंबल इन रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642? 1642 में ऐसा कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट है जो हुआ था? ऑप्शन है डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, इन्वेजन ऑफ आयरलैंड बाय क्रॉमवेल, थिएटर वाज क्लोज और एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इन्वेजन ऑफ आयरलैंड बाय क्रॉमवेल। जो सिग्निफिकेंट इवेंट था वो क्या था? थिएटर्स वर क्लोज ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है टेबल टॉक पूछा जा रहा है। टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बेस्ड ऑन मिल्टन इन जनरल, लिटरेचर, शेक्सपियर, रोमांटिक पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी नहीं है। टेबल टॉक 1821 का एक क्रिटिकल एसेज का कंपाइल्ड बुक है जिसको विलियम हैजलिट ने लिखा है। उसमें विलियम शेक्सपियर एंड अदर ड्रामाटिस्ट के बारे में इंपोर्टेंट एसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर? यानी कि हैमलेट जो कि ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, इसमें लेट किंग हैमलेट का जो घोस्ट अपीयर होता है वो कितनी बार अपीयर होता है? ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 30 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, नोट करेंगे। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, ठीक है ना, सीन फोर्थ में, सीन फिफ्थ में और एक्ट थर्ड के सीन 4 में 4 बार आपका जो घोस्ट है वो अपीयर होता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए प्ले डिजाइन फॉर रीडिंग रेदर देन फॉर परफॉर्मेंस। एक ऐसा प्ले जो रीडिंग के लिए कंपोज किया गया हो बजाय परफॉर्मेंस के, उसे क्या कहेंगे? क्लोजेट ड्रामा, सेंटिमेंटल कॉमेडी, शेक्सपियरियन ड्रामा, आउटलैंडिश कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 का राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा का एक फैमिलियर एग्जांपल आप लोग प्रोड्यूस करिए फटाफट फटाफट। आप लोगों ने कोई क्लोजेट ड्रामा पढ़ा है तो उसका नाम दे दीजिएगा। एंड पेनफुल ट्रुथ केप्ट हिम फाल्सली ट्रू बाय टेनिसन इज एन एग्जांपल ऑफ। टेनिसन के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं, ठीक है। ये किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म इसमें यूज किया गया है? हाइपरबोले, ऑक्सीमोरन, आयरनी, यूफेमिज्म। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है कॉमस। कॉमस नहीं है, कॉमस इज अ मास्क, ठीक है ना। कॉमस क्या है? कॉमस एक मास्क है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट इज अ क्लोजेट ड्रामा, इट वाज इंटेंडेड टू रीड ओनली रेदर देन परफॉर्म ऑन द स्टेज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखेंगे सैमसन एगोनिस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन इज अ
क्लोजेट ड्रामा। यहाँ बात हो रही है एंड पेनफुल ट्रुथ केप्ट इन फॉल्सली ट्रू, ये टेनिसन की लाइनें हैं। इन लाइनों में है क्या है, एंड पेनफुल ट्रुथ केप्ट इन फॉल्सली ट्रू। 32 का जिन लोगों का राइट आंसर है ऑक्सीमोरन, यहाँ पर विरोधाभास आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, यानी जॉन मिल्टन की जो पोएम है पेस्टोरल एलेजी लिसिडस, इसको किसने डिसअप्रूव कर दिया है इसके इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए? टी.एस. एलियट ने, ए.जे. रिचर्ड्स ने, डॉक्टर जॉनसन ने, एफ.आर. लीविस ने। क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेविस आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, ठीक है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। अच्छा, हम जिस स्पीड से चल रहे हैं हमारे 2 घंटे में 125 क्वेश्चन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? थोड़ा और स्पीड बढ़ाएं क्या? चलिए, नकुल यादव, ऑप्शन सी आ रहा है। आगे है जॉन मिल्टन मैरिड, जॉन मिल्टन ने कितनी बार शादी करी थी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बताना है हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरिड, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बताना है। चलिए, ऑप्शन सी आ रहा है। ओके प्रीति, चलिए ठीक है। तो जॉन मिल्टन मैरिड 3 टाइम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इन लोगों का ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकॉक और एलिजाबेथ म्यूसुल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय whom? विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 बताना है। 35 ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है, जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है जॉन मिल्टन। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। और बात आ जाए इसके पब्लिकेशन की, तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1642, 1642 में इसको कंपोज किया गया था। इट वाज आल्सो पब्लिश्ड द सेम ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में द फॉल ऑफ, यहां पर हमें कुछ फिल करना है। द फॉल ऑफ इन 1453 द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप। So choose the alternative to fill in the blank in the above sentence. कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम, एथेंस और फ्लोरेंस। तो आंसर आपको याद ही होगा, रेनेसा की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 इन इटली। ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो? मालवोलियो नाम का जो कैरेक्टर है वो किस प्ले में आपको देखने के लिए मिलता है? आंसर रहेगा आप लोगों का ट्वेल्थ नाइट, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है, टिक कर लीजिएगा। आप लोग आंसर देते चलिए सुपर फास्ट वे में, मैं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा रहा हूं जिससे क्वेश्चन जितने मैं लेकर आ जाऊं 125 वो पूरे के पूरे हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन दी गई है, रास्कल एंड रोक्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। यहाँ पर क्या है, बार बार आर का रिपीटेशन हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और इस किसी लाइन में अगर बार बार कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही है इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज देन इट इज कॉल्ड एलिटरेशन। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ क्रूक। एक वर्ड आया है क्रूक, क्रूक का एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 बताना है, क्रूक का एंटोनियम क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए, क्रूक का मतलब होता है बेंट, क्रूक का मतलब होता है बेंट यानी कि झुका हुआ, ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड, बेंट, क्रूक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल सीधा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चूज द वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, यहाँ पे दिया बाइट, तो भौंकने वाले कुत्ते क्या करते हैं? सेल्डम बाइट्स, कभी कभार काटते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड मैनली। एक वर्ड आया है मैनली, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? अब मैनली का मतलब क्या है? जिसमें मतलब पौरुष वाली चीजें हो, ठीक है ना। इसका एंटोनियम आपको बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग बताते चलिए, ठीक है। एफेमिनेट, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है एफेमिनेट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें जो लॉन्गेस्ट स्पीच है हैमलेट के द्वारा एक सॉलिड लिखी है, उसकी लाइन है फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमन। यहाँ पर इसमें किस तरीके के लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी और सिमिली। क्वेश्चन नंबर 42 एपोस्ट्रॉफी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एपोस्ट्रॉफी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन है, हु रोट द फॉलोइंग अबाउट विलियम शेक्सपियर, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, ठीक है ना, thou art free। तो अर्नोल्ड, टेनिसन, कीट्स और वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 43 बताना है, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन thou art free, ये लाइन है विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने लिखी है। चलिए, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन thou art free, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोएम शेक्सपियर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है ये लाइनें किसकी हैं, तो आंसर आपके सामने है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, तो द लॉस्ट लीडर से। लॉस्ट लीडर ब्राउनिंग ने किसे कहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो लॉस्ट लीडर किसको कहा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ को। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। लॉस्ट लीडर क्या है, 1843 में पब्लिश की हुई इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप लोग उसको याद रखिएगा। सॉरी, 1845 में पब्लिश की हुई पोएम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम, यानी कि फ्रांस विजिट करते समय जब वो फ्रांस गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो एक महिला से मिले थे, उसे प्यार हो गया था। उस महिला का नाम क्या है, एनीटे वेलन, जिससे उनकी एक बेटी भी है कैरोलिन नाम की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक ऑफ द एक्सर्शन, एक्सर्शन नाम की जो बुक है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसके बारे में बात हो रही है। इन विच बुक ऑफ द एक्सर्शन वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज इंप्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थर्न इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर, जिनका जा रहा है बुक 8, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, बुक 8, ओके। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ ऑफर अ सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज पार्शियल रिट्रीट फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 47 बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटर्न वे। नोट करेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लिरिकल बैलेड। चलिए, लिरिकल बैलेड मैंने आपको डिटेल में समझाया, कई बार समझाया है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों से आंसर डिमांड करता हूँ, आप फटाफट फटाफट इसका आंसर करिएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं तब तक, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन बी आ रहा है। तो द फर्स्ट एडिशन कैरिंग 23 पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1798, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेकंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1800 इन 2 वॉल्यूम्स, ये भी ठीक है। द सेकंड वॉल्यूम डिड नॉट हैव कॉलिन्स नेम ऑन द टाइटल, ये भी ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट वाज एडेड, एडवर्टाइजमेंट कुछ था ही नहीं उसमें, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, who detected in Wordsworth's work the element of egotistical sublime। बात हो रही है यहाँ पे egotistical sublime जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में किसने एग्जामाइन किया है, पीवी शैली ने, जॉन कीट्स ने, वाल्टर पीटर ने, एसटी कॉलेज ने। क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर नोट करिएगा, जॉन कीट्स ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, जॉन कीट्स ने, हाँ बिल्कुल ठीक है। द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ये फ्रेज जो है जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं उनको एग्जामाइन करने के बाद में ही कॉइन किया था, और ये उन्होंने एक लेटर में जिसका नाम था रिचार्ड वुडहाउस को एक लेटर भेजा था,
ईयर था आपका 1818, उसमें इस चीज को एविडेंस के तौर पे देखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पेस्टोरल पोएम एज इट्स सबटाइटल, यानी कि इन पोएम्स में से ऐसा कौन सा पोएम है जो अपने सबटाइटल में ए पेस्टोरल पोएम नाम का टाइटल कंटेन करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ए पेस्टोरल पोएम, लीस गैदर अ पेस्टोरल पोएम, और माइकल ए पेस्टोरल पोएम, द टेबल्स टर्नेड अ पेस्टोरल पोएम। तो आंसर रहेगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है माइकल, इसका सबटाइटल है ए पेस्टोरल पोएम। ठीक है ना, माइकल ए पेस्टोरल पोएम। 1800 edition of lyrical ballad, this poem was included. Option number C will be correct answer. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, Who wrote sonnet dedicated to liberty? चलिए फटाफट बताएंगे, Who wrote sonnet dedicated to liberty? विलियम शेक्सपियर, पीवी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। बात हो रही है लिबर्टी की। मोस्ट ऑफ द केसेस लिबर्टी की अगर बात आ जाती है तो या तो हम पीवी शैली की बात करते हैं या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की, बट ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? ये एक बुक का टाइटल है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम हैजलिट, थॉमस डिकेंस, एसी ब्रैडले और एलसी नाइट। क्वेश्चन नंबर 52 बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। चलिए, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1817 में ये बुक पब्लिश करी गई थी। ये क्रिटिसिज्म की बुक है, विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर आधारित। इस बुक को लिखने वाले राइटर का जो नेम है वो क्या नाम है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, विलियम हैजलिट। जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है विलियम हैजलिट, टिक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, who wrote specimen of English dramatic poets who lived about the time of Shakespeare? ये पूरी की पूरी बुक का टाइटल है, आप लोगों को बताना है। स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। इसको किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन ने, चार्ल्स लैम ने, कॉलरिज ने, टी एस एलियट ने। चलिए 53 बताना है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आ रहा है, 53 बताना है। जेन ऑस्टिन नहीं है, जेन ऑस्टिन नहीं है, चार्ल्स लैम ने 1808 में 1808 में ये जो क्रिटिसिज्म की बुक है वो चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हमारा बी, नोट करेंगे, जिनका राइट आंसर है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ये भी एक बुक का टाइटल है, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, आई ए रिचार्ड्स, डब्ल्यू एस ऑर्डन। क्वेश्चन नंबर 54 बताइएगा, ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। फटाफट फटाफट बताना है। इस बुक को 1811 में पब्लिश किया गया था, एंड दिस बुक आल्सो रिटन बाय चार्ल्स लैम। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 1811 में इसको पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम सी आई टू आई? एक इडियम दिया गया है सी आई टू आई, इसका मतलब क्या है? लुकिंग विद एंग्री मूड, इन लिव विद, चैलेंजिंग समवन, मींस एग्रीइंग विद समवन। तो इसका जो राइट आंसर है, जो फ्रेज है, इसका मतलब है किसी बात से किसी व्यक्ति के साथ में सहमत होना, अप्रूव होना। ठीक है ना, इन अफर्मेटिव वे। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून। बहुत ही पॉपुलर इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वंस इन अ ब्लू मून, नो आंसर, वंस इन अ ब्लू मून। फटाफट बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 का जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार, इनफ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली, यानी ऐसा इवेंट, ऐसी घटना जो कभी कभार हो, वो क्या कही जाती है? वंस इन अ ब्लू मून। आगे बढ़ेंगे, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग इज वेरी इजी। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग वेरी इजी टू डू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज
टू फील अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या है? नॉट फीलिंग वेल, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर आएगा नॉट फीलिंग वेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टू फील अंडर द वेदर, टू फील अंडर द वेदर मतलब नॉट फीलिंग वेरी वेल। गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कमेंट्स आना आप लोगों के बंद क्यों हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। टू हिट द नेल ऑन द हेड, एक इडियम आया है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या है? टू हर्ट समबडी, टू अब्यूज समवन, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, टू हिट द नेल ऑन द हेड, यही इसका मीनिंग है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, इस इडियम का मतलब क्या हो जाएगा? फोरकास्टिंग द फ्यूचर, भविष्य बताना, डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लीजेंट दैट यू हैव बीन अवॉइडेबल को, ठीक है। बाइट टू द बुलेट का मतलब है किसी ऐसे काम को करना जो बाकी के लोगों ने छोड़ दिया हो, या किसी ऐसे काम को स्टार्ट करना, ठीक है ना, जो आप पहले करना नहीं चाहते थे, जो आपको पहले डिफिकल्ट लगता था, तो बाइट द बुलेट इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। He is safe with gentle Jesus, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। He is safe with gentle Jesus is an example of euphemism, ठीक है ना, यूफेमिज्म यूफेमिज्म दोनों का मतलब यहाँ पर एक एक हटा दीजिए, कोई सा एक रहने दीजिए। यूफेमिज्म, क्लाइमैक्स और सिनेक्डॉग। क्वेश्चन नंबर 61 बताना है, क्या करेक्ट हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज है, यूफेमिज्म। यहाँ पर यूफेमिज्म क्रिएट हो क्यों रहा है? ही इज शेप विद जेंटल जीसस, अब इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, अब ये कहा जा रहा है ही शेप विद जेंटल जीसस, जैसे कि विलियम फाल्डर के सॉरी हाँ, विलियम फेल्डर के बारे में रॉबर्ट कॉक्सन बाद में कहता है, नो वन कैन टच हिम अगेन, ही इज सेफ इन जेंटल जीसस, ही इज सेफ इन द हैंड ऑफ जीसस। तो ये क्या है? ये इस चीज के लिए कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, वो गुजर चुका है। अब इसको हम उस हार्श रियलिटी के साथ में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, इसको गुड सेंस के साथ में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे शब्दों के साथ में, तो वही क्या है हमारा यूफेमिज्म। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द एब्रोगेट, एक वर्ड आया है एब्रोगेट, इसका एंटोनियम बताना है। इस्टेब्लिश, डिस्ट्रॉय, कंप्लीट और पुट बिहाइंड। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 बताना है, 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर आएगा इस्टेब्लिश, ठीक है ना, इस्टेब्लिश। एब्रोगेट का जो मतलब है वो है रिपील, अबॉलिश, त्याग देना, छोड़ देना, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा इस्टेब्लिश, ठीक है ना। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ हार्मनी, हार्मनी। चलिए, हार्मनी का एंटोनियम पूछना है, तो एग्रीमेंट, वॉर, डिस्कॉर्ड और मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव इसका होगा नहीं, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 का जिन लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड का मतलब है डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट, हार्मनी का मतलब है एग्रीमेंट और पीस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ कैलस, एक वर्ड आया है कैलस, इसका सिनोनियम बताना है। ऑब्ड्यूरेट, कंपेशनेट, टेंडर, मैनिपुलेटिव। चलिए, 64 बताना है, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 64 बताना है। नुकोल, वर्तिका, नीता, अरुणेश। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो अपने माइंड में ये ना सोचें कि मैं मतलब ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूं, हमारा जो टारगेट है 125 क्वेश्चन का कराने का है, ओनली 2 आवर्स में, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा जल्दी ही चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कैलोस का मतलब है किसी चीज को एक तरीके से मान लीजिए लेक ऑफ सिंपैथी या फिर इंटेंसिटी, यानी किसी चीज के प्रति भावनात्मक नहीं होना, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना क्या है? सिनोनियम बताना है, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी लेक ऑफ सेंसिटिविटी या किसी के प्रति सिंपैथी का न होना, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 पर दिया है एपिटॉम, एक वर्ड आया है बहुत ही पॉपुलर एपिटॉम, सिनोनियम बताना है एपिटॉम का।
65 में सिनोनिम बताना है एपिटोम का। आप लोगों ने देखा होगा गांव में, शहरों में कभी कभार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर जाता है, बहुत कड़ी मेहनत के बावजूद, तो वो एक एग्जाम्पल के रूप में लोग उसे याद रखते हैं। तो एपिटोम क्या है? एक एग्जाम्पलरी व्यक्ति हो सकता है। एपिटोम का मतलब क्या है? एग्जाम्पलरी, जो उदाहरण प्रस्तुत कर जाए आने वाली जनरेशन या आने वाले लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन, हु गेव द टर्म पैथेटिक फैलेसी? लिटरेचर से क्वेश्चन है, पैथेटिक फैलेसी नाम का जो टर्म है ये किसने दिया है? थॉमस कार्लिल, जॉन रस्किन, मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 66 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रस्किन, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन ने अपना जो वर्क है, 5 वॉल्यूम वर्क है मॉडर्न पेंटर, ठीक है ना, मॉडर्न पेंटर, उसमें इस टर्म को कॉइन किया था जॉन रस्किन ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हु रोट द एसे हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? ये एसे है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, ये किसने लिखा है? एसी ब्रैडले, एल्सी नाइट और रुसियो और विलियम हैजलिट। 67 बताना है। चलिए ठीक है, इनका राइट आंसर है एल्सी नाइट। एल्सी नाइट ने लिखा है, 1933 में इसको पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हु रोट एन अप्रोच टू हैमलेट? हु रोट एन अप्रोच टू हैमलेट, इस बुक की बात हो रही है। एन अप्रोच टू हैमलेट ये किसके द्वारा लिखा गया है? टी एस एलियट, एस टी कॉलेज, एल्सी नाइट, डब्ल्यू बीट्स। क्वेश्चन नंबर 68, एन अप्रोच टू हैमलेट इट इज आल्सो रिटन बाय विल्सन नाइट, एल्सी नाइट के द्वारा, ठीक है ना। किस ईयर में लिखा गया था? 1960 में, 1960 में। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हु शेयर्ड इन हिज सेमिनल एसे एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस? एक ऐसे है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें कहा गया है कि शेक्सपियर वाज ट्रबल्ड इन हिज अर्ली पीरियड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। किसी व्यक्ति ने विलियम शेक्सपियर पे कमेंट किया है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस नाम के अपने सेमिनल एसे में कि विलियम शेक्सपियर अपने शुरुआती दिनों में क्रिस्टोफर मार्लो से काफी प्रभावित था। इसका कमेंट है ये हैरोल्ड ब्लूम, जेम्स जॉयस, टी एस इलियट, वेन जॉनसन। तो जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड ब्लूम ने। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस किसका एसे है? हैरोल्ड ब्लूम का। 1973 में इसको पब्लिश किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इज लाइफ वर्थ लिविंग? इट डिपेंड्स ऑन द लिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इज लाइफ वर्थ लिविंग इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? पन है, सिनिकडॉक है, यूफिमिज्म है, लिटोट्स है। क्वेश्चन नंबर 70 बताना है किस तरीके का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है लिव एंड लिवर, इन दोनों के दो दो मतलब है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, पन। जहां पर वर्ड प्ले किया गया हो, जहां पर वर्ड प्ले किया गया वो क्या होता है? फन। इज लाइफ वर्थ लिविंग, लिविंग का मतलब रहना है। इट डिपेंड्स ऑन द लिवर, अब लिवर का मतलब क्या है? एक तो पेट में जो लिवर होता है उस लिवर की बात हो रही है। यहाँ पर एक लिवर का मतलब क्या है? जो जीने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोले, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और एलिटरेशन। ये जो लाइन है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, ये किस तरीके का फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म इसमें यूज किया गया है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन सी आ रहा है, नहीं। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस, आंसर है इसमें एंटीथेसिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एंटीथेसिस जिनका आ रहा है और रीमा शर्मा और अरुणेश मेनका, बिल्कुल ठीक है, जिनका एंटीथेसिस है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फेनोमेनन? एक वर्ड आया है फेनोमेनन, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी? फेनोमेस, फेनोमेस, फेनोमेना और फेनोमेनिस और फेनोमेनोनेस। 72 बताना है। ऑप्शन बी आ रहा है फेनोमेना, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, एवेंट ग्रेड, एक वर्ड आया है एवेंट ग्रेड, इसका मतलब क्या है? डेप्रेसिव, लॉयल, प्रोग्रेसिव, एग्रीवेट। क्वेश्चन नंबर 73 बताइएगा। एवेंट ग्रेड, एवेंट ग्रेड का मतलब बिल्कुल ठीक है प्रोग्रेसिव, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने वाला।
नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। रेवरी, यहां पर एक वर्ड है रेवरी, इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेल्ड है? चलिए 74 बताना है। चलिए मिकू, मेका, रमा शर्मा, जिनका आंसर है ए, बिल्कुल ठीक है, रेवरी। REVERIE, रेवरी, दिस इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड रेवरी, नोट इट। नेक्स्ट है, फिर से हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कहां पर है? अकोमोडेशन, ठीक है ना, अ टेम्परेरी स्टे। अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। accommodation, a place to stay or live, particularly temporary when we are on the journey। ठीक है, जब हम कभी यात्रा या किसी जगह पर गए हो, टेम्परेरी रूप से हम कहीं पर ठहर जाते हैं, उसके लिए हमें अकोमोडेशन मिलता है। उसका सही स्पेलिंग क्या है? ठीक है, ACCOMODATION, अकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लुक इनटू, एक वर्ड, एक फ्रेज आई है लुक इनटू। लुक इनटू स्टैंड्स फॉर एंटरिंग इनटू पूल, इन्वेस्टिगेशन, ट्राइंग हैंड, कैप्चरिंग द गिल्टी। लुक इनटू जो फ्रेज है इसका मतलब क्या हो जाएगा लुक इनटू का? ऑप्शन बी 76 इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर है लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। ठीक है, चलिए हमारे 9 बज चुके हैं और 76 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब 125 क्वेश्चन करने में हमें आधा घंटा और लगेगा, 2 घंटे से पहले हमारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ योर मदर परमिट्स मी। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, आई विल हैव विजिट योर होम, आई विल विजिट योर होम। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस ऑप्शन आपके पास में है, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, इफ दिया गया है और यहाँ पर प्रेजेंट दिया गया है, प्रेजेंट टेंस, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस। इफ प्लस प्रेजेंट टेंस दिया गया हो तो दूसरी तरफ हमारा क्या होता है? सिंपल फ्यूचर होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ है? आई विल हैव विजिट योर होम, आई विल विजिट योर होम, आई विजिट योर होम। ऑप्शन नंबर केवल बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ठीक है ना, आई विल विजिट योर होम। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ द मैन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इफ द मैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्या करेगा इनमें से बताइएगा। यहाँ पर क्या है, बिकेम, V2 आया है। जब कहीं हमारा इफ क्लॉज जो हो वो V2 वाला हो तो जो सेकेंड क्लॉज होता है वो कैसा होता है, उसमें हमारा सिंपल पास्ट आ जाता है, वुड। ठीक है, तो ही वुड बैन द टूरिज्म कंप्लीटली, 72 क्वेश्चन नंबर जिन लोगों का आ रहा है 72 का, सॉरी 78 का, हाँ ठीक है, ही वुड बैन द टूरिज्म कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर है जिनका आ रहा है बिल्कुल ठीक है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ आई हैड एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। इसको भी कंप्लीट करना है, इसका जो स्ट्रक्चर उसे देखिएगा, हेड आया है और V3 आया है। सेंटेंस में दिया गया हो इफ हेड प्लस V3, तो जो सेकंड क्लॉज होगा हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा वुड हैव और V3। देख लीजिए कहां पर है, आई वुड हैव अ मैरिड मैन, यहाँ वुड भी है हैव है, लेकिन ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज यूज किया गया है तो नहीं होगा, आई वुड हैव बीन, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें V3 नहीं मिल रहा है, हमें वुड हैव बीन कर दिया गया है। ठीक है ना, क्यों, इफ आई हैड एक्सेप्टेड हर प्रपोजल आई वुड हैव बीन अ मैरिड मैन बाय नाउ। ठीक है, आई वुड हैव अ मैरिड मैन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 79 का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू ड्रॉप द पेन फ्रॉम अ हाइट। इफ यू ड्रॉप द पेन फ्रॉम द हाइट क्या होगा, इट विल फॉल, इट विल विजिट योर होम, इट फॉल्स, इट माइट फॉल। क्वेश्चन नंबर 80 बताना है। कंडीशन देख लीजिए, इफ दिया गया है, V1 दिया गया है, द पेन फ्रॉम अ हाइट, यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक कंडीशन है, यूनिवर्सल कंडीशन है और प्रेजेंट कंडीशन है। जब प्रेजेंट की कंडीशन हो तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में रहता है, इट फॉल्स। अगर तुम पेन को ऊंचाई से गिराते हो तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, साइंटिफिक फैक्ट है, किसी चीज को ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नरेट द फॉलोइंग सेंटेंस,
एक सेंटेंस है ही सेड कैन यू हियर मी, ही सेड कैन यू हियर मी, इसका सही सेंटेंस हमें बताना है इनडायरेक्ट में। तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा, नहीं कैन दिया गया है तो क्या हो जाएगा आस्क हो जाएगा। कैन यू हियर मी, कैन का हो जाएगा कुड और मी का हो जाएगा हिम। आंसर क्या हो जाएगा ही आस्क्ड इफ ही वुड हियर हिम, ही आस्क्ड इफ ही कुड हियर हिम, यहाँ पर हियर दिया गया है, ही आस्क्ड इफ ही कुड हियर हिम। ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है 81 में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख लूं कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा है। सर टीजीटी एग्जाम डेट फिर से चेंज होगी क्या, प्लीज टेल मी। बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बस तैयारी करते जाइएगा, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम है वो तय समय पर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 और 15 जो मई है वो डेट बिल्कुल आपकी करेक्ट है, आप लोग बस तैयारी करते चले जाइए। और ऐसे कैंडिडेट जो LT ग्रेड इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करना चाहें इन फ्यूचर में, तो वे लोग हमारी एप्लीकेशन RR Academy FZD, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, RR Academy FZD, RR Academy FZD ऑफिशियल, इस नाम से जो दूसरी वाली एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर आपको LT ग्रेड का जो कोर्स है वो आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अभी एनरोल कर सकते हो, जो लोग अभी एनरोल करना चाहेंगे उनको वो कोर्स केवल 599 रुपीज में 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। और जो जब नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद में जो एक्चुअल फीस है उसके साथ में उसे ले सकते हैं। तो जो भी पहले से लेना चाहें, कंटेंट उनको मिलना अभी से स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी एनरोल कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो नंबर चल रहा है उस पर आपको बाकी की जानकारी मिल जाएगी। नरेट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड कम हियर, इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग फटाफट फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनीशा, रमा शर्मा, रूपचंद, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 82 बताना है। ऑप्शन ए, ही इनवाइटेड हिम टू गो देयर, बिल्कुल ठीक है। कम का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, गो देयर, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नरेट द फॉलोइंग सेंटेंस, एक सेंटेंस है हमारे पास में, दे सेड अवर सन मे नॉट बी द बेस्ट सन, उन्होंने कहा हमारा बेटा जो है वो बेस्ट सन नहीं हो सकता, बट ही इज नॉट इवन द वर्स्ट सन, लेकिन फिर भी वो सबसे खराब भी नहीं हो सकता। तो दे सेड, दे क्लेम दैट देयर सन मे नॉट बी द बेस्ट। आप लोग पढ़िएगा, सॉल्व करिए और फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 83 बताना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कोशिश करिए बताने की, ठीक है। मैं दूर हट जाता हूं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दे क्लेम दैट देयर सन माइट, यहां पर माइट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मे दिया गया है। नॉट बी द बेस्ट बट सर्टेनली ही वाज नॉट द रोस्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है नरेट द फॉलोइंग सेंटेंस, एलास द कैप्टन इज गॉन फॉरएवर, एक्सक्लेम द फॉरेनर। सेंटेंस है आपके पास A B C और D, फटाफट बताएंगे। एलास द कैप्टन इज गॉन फॉरएवर, एक्सक्लेम द फॉरेनर, फॉरेनर ने कहा दुख व्यक्त करते हुए कैप्टन जो है वो हमेशा के लिए चला गया है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द फॉरेनर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द कैप्टन वाज गॉन फॉरएवर, बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, वाज कर दिया, ठीक है। इसकी जगह पे क्या कर दिया, वाज कर दिया। और एक्सक्लेम द फॉरेनर जो है वो हमारा अब एलास दिया गया तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन है ट्रांसफॉर्म इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया इनडायरेक्ट नरेशन में, दिया गया है माय फादर वंस टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन अ मैन ऑफ पुअर मेमोरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट बताइएगा। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग। माई फादर वंस टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने एक बार मुझे बताया था कि ही हैड नॉट बीन, अब यहाँ पर हैड नॉट बीन दिया गया, हमें इसको चेंज करना है। हैड नॉट बीन को किस में चेंज करोगे, तो हैड नॉट बीन है, ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इधर किस में चेंज करेंगे, वाज में कर देंगे। वंस माई फादर सेड टू मी आई वाज नॉट ऑलवेज अ मैन ऑफ पुअर मैन। ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट वन है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। एक डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है हमें इसका। रमेश आस्क्ड जॉन वेयर वाज ही गोइंग। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर बताना है आप लोगों को। 86 ऑप्शन सी। हाँ, रमेश आस्क्ड जॉन वेयर वाज ही गोइंग। आपको बताया जी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, तो यहाँ पे वेयर वाज ही गोइंग। रमेश आस्क्ड जॉन वेयर, सेंटेंस वैसे तो गलत है। रमेश आस्क्ड जॉन वेयर, यहां पर होता वेयर ही वाज गोइंग होता है वैसे, और कोई बात नहीं, वो दिया गया तो हमें उसका बनाना ही बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रमेश आस्क्ड टू जॉइन, और रमेश आस्क्ड टू जॉन ये नहीं होगा। रमेश इंक्वायर्ड अबाउट हिम ये भी नहीं होगा। रमेश सेड टू जॉन ये हो सकता है। वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस नरेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस नरेशन में दिया है वाटर। एक वर्ड आया है वाटर इन द सेंटेंस, वाटर इज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ये अननेसेसरी है, ठीक है ना, ये अननेसेसरी टाइप हो गया है, नहीं है। वाटर इन द सेंटेंस, वाटर इज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर इज। इसमें वाटर जो वर्ड आया है सेंटेंस में, ये क्या है? नाउन है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव फ्रेज है। चलिए फटाफट बताना है, ये जो वाटर है ये क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 बताना है। ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वाटर क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये क्या है? नाउन है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। आई वॉज अमेज्ड एट हिज स्टूपिडिटी। इसमें अमेज्ड जो आया है ये क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या स्पेशल यूज ऑफ अ जीरंड। क्वेश्चन नंबर 88 बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अमेज्ड, अमेज्ड क्या है बताइएगा सभी लोग। चलिए अमेज्ड ऑप्शन नंबर ए, अमेज्ड। यहाँ पर क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद में V3 में ये आया है, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, एक वर्ब का काम कर रहा है। द मोमेंट दे डिसाइडेड टू एंटर द टेम्पल देयर वाज केओस एवरीवेयर। जो केओस है जो यहाँ पर है, ये किस तरीके का फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। फटाफट फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 बताना है। केओस, चलिए नो आंसर, कोई बात नहीं। केओस, देयर वाज केओस, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में केओस आया है, जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉल्स इन द सेंटेंस, इफ यू ड्रॉप द पेन फ्रॉम अ हाइट इट फॉल्स। तो इसमें जो फॉल्स है ये क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 में, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? हाँ पास्ट पार्टिसिपल है, बट उसमें ऑप्शन तो नहीं है ना। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल। तो डोंट वरी, वहां पे पास्ट पार्टिसिपल का कोई ऑप्शन नहीं है। फॉल्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हियर इन द सेंटेंस, ही सेड कैन यू हियर मी। में जो हियर है, हियर क्या चीज है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब नाउन है, या नाउन है? चलिए जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 में हियर क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 में हियर क्या है? चलिए रमा शर्मा ऑप्शन ए आ रहा है, और मेनका नीत सिंह ऑप्शन बी आ रहा है। यहाँ देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन यू हियर, क्या तुम सुन सकते हो? किसको? मुझको। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज एंजॉइंग इन द गार्डन। इन द गार्डन, ये जो फ्रेज है इन द गार्डन, ये किसका फंक्शन कर रही है? एडवर्ब का,
वर्ब का, एडजेक्टिव का, नाउन का। क्वेश्चन नंबर 92 बताना है। आई वाज एंजॉइंग इन द गार्डन, इसमें इन द गार्डन जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 एडवर्ब का। किस तरीके का एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए, आप लोग नोट करिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला क्वेश्चन है, अवर सन मे नॉट बी द बेस्ट सन बट ही इज नॉट इवन द वर्स्ट सन। दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स, सिंपल, इंटेरोगेटिव, कंपाउंड। ये जो सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, ये कैसा सेंटेंस है? चलिए जल्दी जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड सेंटेंस। बिल्कुल ठीक है। क्यों कंपाउंड सेंटेंस है? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट का यूज किया गया है, ठीक है। दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बट का यूज किया गया है। अ फिनिट वर्ब, ऑलवेज एन एक्शन वर्ब, ऑलवेज अ टेंस्ड वर्ब, ऑलवेज अ वर्ब नाउन, ऑलवेज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक फिनिट वर्ब क्या होती है? फटाफट बताइएगा, एक फिनिट वर्ब क्या होती है? चलिए कंपाउंड 93 ऑप्शन डी फेमस। फटाफट बताएंगे एक फिनिट वर्ब क्या है। तो एक फिनिट वर्ब क्या है? टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। एक टेंस्ड वर्ब होती है, ठीक है। विच पार्ट अ सेंटेंस डज नॉट चेंज, विच पार्ट, विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस डज नॉट चेंज इन नरेशन। जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेट करते हैं तो कौन सा पार्ट है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होता है? प्रोनाउन, वर्ब, टाइम मार्कर, प्रीपोजिशन। तो याद रखेंगे, प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, वर्ब भी हमारी चेंज हो जाती है। टाइम मार्कर जैसे कि नाउ, नाउ का देन हो जाता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमारी चेंज नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस में नहीं दी गई है, ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट में नहीं होगी, इनडायरेक्ट में नहीं दी गई है तो डायरेक्ट में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस हैज 3 फिनिट वर्ब्स, 2 फिनिट वर्ब्स, 1 फिनिट वर्ब। तो एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक ही फाइनेट वर्ब होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव। चलिए अब क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अल्टरनेटिव चूज करना है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि कोई एक सेंटेंस इसमें सही है, वो आपको चूज कर लेना है क्वेश्चन नंबर 97 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में आप लोग चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हिज कार्डिक अरेस्ट, यानी कि उसको जो हृदयघात हुआ था, बाज ब्रॉट ऑन, ब्रॉट ऑन, ठीक है ना। ब्रॉट ऑन इसमें सही जगह पर यूज किया गया। यहाँ पे ब्रॉट अप है, पालन पोषण करना होता है। ब्रॉट डाउन नीचे गिराना होता है, ठीक है ना। ब्रॉट एट के पास जाना होता है। ब्रॉट ऑन इज द राइट प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फिर से हमारा सेम उसी तरीके का है। चूज द अल्टरनेटिव। इंडियन आर्मी विल सून गेट बैक। यहाँ पर क्या है? सून गेट बैक एट। यहाँ पर है गेट बैक ऑन, गेट बैक इन और गेट बैक टू। इनमें से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो हमें सही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए गेट बैक एट, गेट बैक एट जिनका आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज, ठीक है ना। टू टेक रिवेंज। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 99 चूज द अल्टरनेटिव। अगेन हमारे पास फिर वैसा ही क्वेश्चन है। माई फ्रेंड टॉक मी इन इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से हमें देखना है इन इन्वेस्टिगेटिंग, इन इन्वेस्टिंग, ऑन टू इन्वेस्टिंग और ऑन इन्वेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जिन लोगों का राइट आंसर है इनटू इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। इनटू इन्वेस्टिंग, टॉक इनटू, टॉक इनटू। टॉक इनटू का मतलब है किसी चीज के बारे में सलाह देना या किसी चीज के बारे में बात करना, ठीक है ना। परसुएट करना, एनकरेज करना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स द एरर।
इवेंचुअली आई रेन आउट पेशेंस एंड आंसर्ड बैक, आई सेड आई वॉज नॉट गोइंग टू पुट आउट विद इट एनी मोर। इस सेंटेंस में कौन सा वाला पार्ट गलत है? ए बी सी डी। क्वेश्चन को चेक करिएगा। अब हमारे पास में काफी टाइम है और हमारे पास 25 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो अब इनको हम थोड़ा सा स्लोली करके चलेंगे। टाइम की कमी होने के कारण हमने थोड़ा सा सुपर फास्ट चला दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा करते हुए चलेंगे। 99 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास। तो यहाँ पर जो दिया गया गोइंग टू पुट आउट विद जो दिया गया है, पुट आउट यहाँ पर एक बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, पुट आउट विद नहीं होता है, ठीक है ना। पुट आउट विद का मतलब है टू ईगर टू हैव सम बोल सकते हैं सम सेक्सुअल इंटेंसिटी, ठीक है। पुट अप विद हो जाएगा, पुट अप विद, पुट अप विद, नोट कर लेना। पुट अप विद का मतलब है टॉलरेट समथिंग, किसी चीज को सहन करना। अब इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? इवेंचुअली आई रेन आउट ऑफ पेशेंस, यानी कि मैं अपना धैर्य खो चुका था और मैंने बाद में आंसर दिया आई वॉज नॉट एबल गोइंग टू पुट आउट विद, सॉरी पुट अप विद, अब मैं इसको और नहीं झेल सकता। ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है आई टोल्ड माई बॉस, मैंने अपने बॉस को बताया इफ ही वांटेड टू ले मी ऑफ। यहाँ पर क्या है? ले मी ऑफ दिया गया है, ले मी ऑफ नहीं होता, ले मी ऑफ होता है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, फाइंड आउट द एरर पार्ट। आई स्टोर्म आउट ऑफ, आई स्टोर्म आउट ऑफ the meeting room, made a call to my friend to inform him that I am going to quit the job। तो क्वेश्चन नंबर 102 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन में आपको मिस्टेक नजर आ रही है, आप लोग चेक करिएगा। स्टॉर्म आउट ऑफ, यहां पर क्या गलती है? ऑफ दिया गया है, इसकी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉर्म आउट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यही आपकी मिस्टेक थी। नेक्स्ट है टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 103, क्वेश्चन नंबर 103 है टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का मतलब है टू बी शॉक्ड एंड सरप्राइज। कहा गया भाई पेज? टू मेक समथिंग वीकर, कहा गया? पेज तो गायब हो गया भाई। टू बी टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक का मतलब है टू फील अबव द अर्थ, ये नहीं है टू बी एक्सटेंडेड डिलाइट। ऑप्शन नंबर, सॉरी, टू बी शॉक्ड और सरप्राइज। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर डी है 103 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। गुड, आगे बढ़ेंगे। हाँ सही हो गया, वो मक्खी बैठ गई थी इसकी वजह से मक्खी ने डिलीट कर दिया। टू बीफ अप, टू बीफ अप, टू बीफ अप का मतलब क्या है? टू मेक समवन स्ट्रॉन्गर। टू बीफ अप का मतलब है टू वेट, ठीक है ना, टू गिव पावर, टू मेक समवन स्ट्रॉन्गर, किसी और को और पावरफुल बना देना, टू मेक समवन स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टू ब्लर्ट आउट, टू ब्लर्ट आउट, इसी तरीके की जो इडियम फ्रेजेज आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। टू ब्लर्ट आउट का मतलब है टू से समवन समथिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन है टू ब्रश ऑफ। टू ब्रश ऑफ का मतलब क्या है? टू टू लेक करेज टू डू समथिंग, टू टेक रिवेंज, टू इग्नोर समथिंग एंड टेक लाइट व्यू ऑफ इट, किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, ठीक है ना। टू इग्नोर समथिंग एंड टेक अ लाइट व्यू ऑफ इट, टू रिफ्यूज टू कंसीडर व्हाट समवन सेज, यानी कौन क्या कहता है उसकी फिक्र नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड दैट मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट। हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन फिक्स करनी है, क्या हो जाएगी? ही सेड दैट मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टू हिम, इम्पोर्टेंट फॉर हिम, इम्पोर्टेंट ऑफ हिम और इम्पोर्टेंट ऑफ हिम। 107 नंबर का क्वेश्चन बताना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा? जल्दी जल्दी से करिए। इम्पोर्टेंट फॉर हिम, इम्पोर्टेंट फॉर हिम, ठीक है ना। उसने कहा कि पैसा उसके लिए
महत्वपूर्ण नहीं है, फॉर हिम के लिए। अगला है द टीचर्स विल बी एबल टू विजिट अवर स्कूल्स एंड कंपेयर अवर टीचिंग मेथड, और यहां पर है खाली जगह देयर विल, तो हमें बताना है फॉर, विद, टू और ऑफ, यहां पर किस प्रीपोजिशन को हम यूज करेंगे जिससे सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए रूपचंद ऑप्शन सी आ रहा है, कंपेयर विद, बिल्कुल ठीक है ना। कंपेयर दिया गया है तो कंपेयर के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो क्या होती है, विद। कंपेयर विद देयर ऑन मेथड। नेक्स्ट है सम पीपल स्टिल थिंक दैट वुमन आर इंफीरियर। इंफीरियर उसके बाद है स्पेस, जो हमें फिल करना है एक प्रीपोजिशन के साथ में मैन। इंफीरियर फॉर मैन, टू मैन, ऑफ और ऑफ मैन। 109 बिल्कुल ठीक है। इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, ठीक है ना, इन सभी वर्ड्स के साथ में हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो टू द लास्ट फ्यू, फॉर द लास्ट फ्यू, सिंस द लास्ट फ्यू और ओवर द लास्ट फ्यू। तो जब हमें कहीं पर एक टाइम ड्यूरेशन का जिक्र करना हो, ठीक है ना, कंप्लीटली जो घटना कहीं पर घट गई हो, एक कलेक्टिव वे में हमें ड्यूरेशन बतानी हो तो करेंगे हम ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये क्या है, पूरी की पूरी टाइम ड्यूरेशन है, काफी सालों से। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विदाउट अ टेलीविजन यू आर वर्चुअली कट, कट ओवर फ्रॉम सोसाइटी, कट आउट फ्रॉम सोसाइटी, कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी या कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। 111 बताना है किस प्रीपोजिशन को हम यूज करेंगे जिससे सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कट आउट, कट आउट का मतलब होता है अलग हो जाना, कट आउट फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट। हमें बताना है कौन सा सेंटेंस यहाँ पर एप्रोप्रिएट रहेगा। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, यहाँ पर कर लीजिए गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, इसको अंडरलाइन। तो गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट का मतलब है ही हैज एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड इजीली, ठीक है ना, एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास इन द एंड ही हैड टू ईट द हम्बल पाई। यहां पर हमारे पास इडियम है टू ईट द हम्बल पाई। टू ईट द हम्बल पाई का मतलब क्या हो जाएगा, डिफेंड हिमसेल्फ विगोरसली, अपोलाइज हम्बली, adopt an aggressive attitude और eat too much। 113 the idiom eat to humble pie का मतलब है to admit you are wrong and apologize in a good manner। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास 114 पेरेंटल प्रॉपर्टी हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सिबलिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैसे देखिए जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कोई हिंट नहीं दी जाएगी, आपको फाइंड आउट करना है कि हमें किस चीज का मतलब निकालना है। अब बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ जिसे बोला जाता है, समथिंग दैट कॉज क्वेरल। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून। यही हमारी फ्रेज है वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है हार्डली एवर, रेयरली, ठीक है ना, कभी कभार होने वाला कोई इंसिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास he has been jobless for several months and it is his wife who keeps the pot boiling। यहाँ जो फ्रेज है हमारे पास keeps the pot boiling, इसका मतलब है avoid starvation। someone who keeps pot boiling mean to say he is earning to do the household रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट उनको फिलफिल करने के लिए जो वर्क कर रहा है उस व्यक्ति के लिए हम बोल सकते हैं ही इज कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। अगला क्वेश्चन है पैसेज है 117 से लेके 121 तक एक पैसेज पूछा जाएगा आपसे। ये पैसेज लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक पूरा आप इसको पढ़ लीजिए और ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेंटेलिटी ऑफ अ नेशन इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स। तो भाई इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको बाद में अपने आप करिएगा, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेंटेलिटी ऑफ अ नेशन इज मेनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिया गया है इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश
to expect people of other countries to react as they do to political and international situation. Our genuine goodwill and good intention are often brought to nothing because we expect other people to be like us. This would be if we knew the history, not necessarily in details, out in broad outlines of the social political experience resulting mentality. यहाँ पे दिया गया resulting mentality. अब ये resulting mentality किस चीज का है? हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड रिजल्टिंग मेंटलिटी, यानी कि हिस्टोरिकल अनुभवों से जो मेंटलिटी रिजल्ट होता है वो। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है द नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशन, यानी कि राष्ट्रों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी आवश्यकता है, किस चीज के लिए है? वाज ऑलवेज देयर, पहले से थी। इज मोर टुडे दैट एवर बिफोर, तो ये आज पहले की तुलना में ज्यादा है। एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन when many nations are brought into close and vital contact for good and evil, it is essential as never before, ये बहुत आवश्यक है that their gross ignorance of one another should be diminished, तो essential है हमारे लिए पहले से ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिशमैन लाइक अदर्स टू रिएक्ट टू पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक, इंग्लिशमैन मतलब यहाँ अंग्रेजों की बात हो रही है। तो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं? लाइक करते हैं, का मतलब है पसंद करना, चाहते हैं। अंग्रेज चाहते हैं दूसरों से, अदर्स का मतलब दूसरों से, क्या चाहते हैं? दूसरों से। टू रिएक्ट, उसी तरीके से रिएक्ट करना पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, जैसे कि दूसरे, जैसे कि वे खुद, जैसे कि वे खुद, ठीक है ना, जैसे कि वे खुद। यहां पर देखिएगा इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश। ये क्या चक्कर है भाई? कुछ गड़बड़ है। चलिए, इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश टू एक्सपेक्ट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज टू रिएक्ट एज दे डू, ये अंग्रेज लोगों का क्या है? फॉल्ट है कि वे लोगों से वैसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं जैसी कि वे खुद करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्रीमैन शुड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग उसके लिए देशवासी कैसे होने चाहिए? दिस वुड बी इफ वी न्यू द हिस्ट्री, नॉट नेसेसरी इन डिटेल बट इन ब्रॉड आउटलाइन, तो हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेशन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज रिजल्टेड ऑफ इट्स सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, यहां पर दिया गया दिस वुड बी इफ वी न्यू द हिस्ट्री नॉट नेसेसरली इन डिटेल बट इन ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन विच हैव गिवन टू ईच नेशन इट्स प्रेजेंट कैरेक्टर, यानी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन जो है उसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो आज वर्तमान में देशों का क्या है? करेक्टर बन गया है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो ये पैसेज मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप इसको अपने आप भी सॉल्व करके देखिएगा, पढ़ लीजिए और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ सी वर एन एलिफेंट सी वुड किल हिम बाई क्रूशिंग हिम अंडर इट्स फीट, तो व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस इन दिस, इस सेंटेंस में किस तरीके की कंडीशनल यूज की गई है? फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है और जीरो कंडीशनल है। चलिए सभी लोगों का आंसर चेक करूंगा मैं, फटाफट बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, इफ सी वर, इफ सी वर, ठीक है ना, पास्ट सेंटेंस दिया गया है, उधर भी क्या है? वुड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा कौन सी कंडीशनल यूज की गई है। बिल्कुल ठीक है, सेकंड कंडीशनल, ऑप्शन नंबर जिनका भी है बिल्कुल ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू H2O, अगर पानी को H2O में सप्लाई किया जाए, वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है। कहने का मतलब है H2O क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है। अगर H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करें तो ब्रेकअप हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें सेपरेट मिलेगी। यहाँ पर क्या है? हमें साइंटिफिक स्टेटमेंट मिल रहा है, साइंटिफिक स्टेटमेंट मिल रहा है, इधर क्या है? प्रेजेंट सेंटेंस मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो कंडीशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर।
अ फ्रेज हैज हाउ मेनी वर्ड्स, एक फ्रेज में कितने वर्ड्स होते हैं? 124 क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा एक फ्रेज में कितने वर्ड्स हो सकते हैं? हाँ, हाइपोथेटिकल नहीं है, हाइपोथेटिकल तो इमेजिनरी सेंटेंस होता है, वो इमेजिनरी कहाँ है, वो तो साइंटिफिक है, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे H2O में, तो रियली में वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा किसमें, वाटर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एयर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, नोट एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एक फ्रेज क्या है, एक फ्रेज में कोई लिमिट नहीं है कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक क्लॉज मस्ट है, एक क्लॉज कैसा होना चाहिए, क्लॉज में वर्ब होनी चाहिए, एक फिनिट वर्ब होनी चाहिए, एंड एडजेक्टिव फ्रेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 वर्ड्स होने चाहिए। तो क्लॉज क्या है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, बट नेसेसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये, एक क्लॉज मस्ट हैव अ प्रेडिकेट एंड अ सब्जेक्ट, एक क्लॉज में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का होना जरूरी है, दैट इज वाई एक फिनिट वर्ब का होना उसमें आवश्यक है। तो गाइस ये हमारा हो गया ओके पूरा का पूरा आज का मॉक टेस्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल टू द पॉइंट सही किया है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक लगभग 30 या 45 क्वेश्चंस के साथ में शॉर्ट मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिएगा, ओके।